प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आज का सेशन कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें कक्षा 10 विषय गणित का प्री बोर्ड का एक पेपर मैं हल कराने जा रहा हूं और यह पेपर आपके आने वाली वार्षिक परीक्षा में बहुत मददगार होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, जैसा कि आपको पहले से पता है कि आपका जो पेपर ये मैथ का होता है वो 3 घंटा 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 70 नंबर का। और ये जो पेपर है वो 2 खंडों में विभाजित होता है। खंड आ में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आपको OMR सीट पर देना होता है और इसमें प्रत्येक प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और जो दूसरा इसका पार्ट होता है खंड बा, उसमें 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होते हैं और इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं और प्रश्न कितने नंबर का है वह अंक प्रश्न के सम्मुख आगे हर प्रश्न के लिखे रहते हैं। तो देखिए, चलिए यहां पर मैं शुरुआत करता हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन यहां पर दिया जा रहा है, यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि P इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और Q इज इक्वल टू ए की पावर 3 बी, जबकि A और B अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका एलसीएम कितना होगा वो आपको बताना है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एलसीएम में क्या करिए, आप कोई भी 2 पद दिए हैं जैसे, तो कोई आप यहां पर एक पद लिख लीजिएगा, जैसा कि मैं यहां पर लिख के आपको बता रहा हूं। जैसे यहां पर हमने लिख लिया है, यही पद सेकंड वाला लिख लिया, तो एलसीएम लिखने के लिए एलसीएम मैंने यहां लिखा और ए की पावर 3 और बी लिख लिया। अब यहां पर जरा देखिएगा, ए कितनी बार यहां पर है, यहां पर एक बार, यहां जबकि यहां पर ए है 3 बार, तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहां पर बी है 1 बार और आपके पास यहां पर बी है 2 बार, यानी कि आपको यहां पर बी एक और लिखना पड़ेगा और ये आपका जो एलसीएम हो जाएगा ए की पावर 3 और बी स्क्वायर। और यहां पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही होगा ये सी, ए की पावर 3 बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के कामा के इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्य हैं। अब यहां पर देखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि इसके जो बहुपद दिया हुआ है के इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसके शून्य होंगे, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं और यहां पर ऑप्शन ये ए सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 8 है और अंतर 2 है, वे संख्याएं कौन सी हैं? तो देखिए, यही ऑप्शन से आप चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन पे देखिए, इधर आप देखिए 6 और 2 का जोड़ करेंगे तो 8 हो जाएगा आपका, एक कंडीशन तो मिल रही है। लेकिन इनका अंतर कितना है, इनका अंतर देखिए होता है 4, लेकिन यहां पर अंतर दिया है 2, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया है। अब इसमें जरा सेकंड ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा। सेकंड ऑप्शन में देखिए, इसका अंतर आपको दिया हुआ है 2 और योग भी 8 है, इसलिए यहां पर जो ऑप्शन ये सही हो जाएगा वह बी 5,3। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m के मूल बराबर हैं तो m का मान बताइए। तो देखिए, यहां पर मैं समीकरण लिख लेता हूं, 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस m इज इक्वल टू 0। जैसा कि आपको पता है ये जनरल समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो कंपेरिजन आप करें तो a की जगह पर हो जाएगा 3 और b का मान हो जाएगा माइनस का 12 और c का मान हो जाएगा, यहां पर c का मान यहां होगा m। अब मूल बराबर है तो मूल बराबर होने की जो शर्त होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0।
तो b का मान आप लिखेंगे माइनस ये 12 स्क्वायर कर दिया -4। a की जगह पर आपको 3 लिख देना है और c की जगह पर m लिख देना है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 12 गुणे 12 आप चाहे लिख लीजिएगा और -4 इंटू 3 हो जाएगा इंटू एम इज इक्वल टू 0। तो आप ट्रांसफर कर लीजिएगा तो -4 इंटू 3 इंटू एम इज इक्वल टू -12 इंटू 12। अब यहां पर क्या करिए, ये माइनस माइनस तो कट गया, अब यहां पर आप भाग कर दीजिएगा तो यहां पर आ जाएगा आपका 3 और इसको आप लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और m की वैल्यू जैसा कि आप देख पा रहे होंगे m का मान हो जाएगा 12 और यहां पर जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होगा डी यानी कि द 12। अगला क्वेश्चन देखो है यहां पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है, समांतर श्रेणी 3,1 -1 -3 के लिए सार्वंतर कितना होगा। तो सार्वंतर के लिए देखिए ये समांतर श्रेणी दी है तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या होता है, ये d बराबर होता है d बराबर सेकंड पद में से आपको फर्स्ट पद माइनस करना होता है। तो यहां पर आपको ये लिख देना है 1 और इसमें से आप घटाएंगे कितना, पहला पद कितना है 3, तो आंसर मिल जाएगा आपका d बराबर -2। तो ये सार्वंतर हो जाएगा d बराबर -2 और यहां पर ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा c -2। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबद्ध प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन है। तो ये गॉस हैं और ऑप्शन यहां पर सही होगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ। तो यहां पर मैंने त्रिभुज ये बना लिया है ए बी सी, ए बी सी और डीईएफ बनाया। यहां पर डी लिख दिया है, यहां पर ई लिख दिया है, यहां पर एफ हो गया है, डीईएफ हो गया है। अब इन्होंने कहा है कोण ए का जो मान है वह 57 अंश है, तो 57 आप लिख लीजिए यहां पे, और ई का मान है 75, तो ये 75 हो गया है अंश। और दोनों त्रिभुज हैं कैसे, दोनों त्रिभुज हैं समरूप, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो आपसे पूछा गया है कोण सी का मान कितना है। अब देखिए जब समरूप त्रिभुज होंगे तो यहां पर जो 57 ये एंगल है और ई कोण का मान यहां पर हो जाएगा ये 75। तो जैसा कि आपको पता है त्रिभुज के दो कोणों का जोड़ कर लीजिए, तो आप 57 यहां लिख लीजिएगा और 75 यहां लिख लीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 7 और 5 हो जाएगा 12 यानी 2 हो जाएगा, हाथ से लिख जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 5 12 और एक 13 यानी कि 32 अंश दोनों का मान पता चल गया। अब आपको थर्ड कोण की वैल्यू पता करनी है तो 180 में से आप क्या करिएगा 132 माइनस कर दीजिएगा तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा 8, यहां पर आएगा 7 में से 3 जाएगा तो 4 यानी 48 अंश हमारा आंसर आएगा। और यहां पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह ऑप्शन सही होगा ये सी 48। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी बताइए। तो यहां पर जो पॉइंट दिए हुए हैं वो पॉइंट एक है 0,5 और दूसरा पॉइंट है -12,0।
दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो इसको हम लिख लेते हैं 5,0 है, ये यहां पर 5,0 है और दूसरा निर्देशांक है -12,0। इसको हम x1 लिखते हैं, इसको y1 लिखते हैं, इसको x2 और इसको y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला बनता है d इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू यहां पर कितनी है? x1 की वैल्यू आप देखिए 5 आ रही है, तो आप यहां पर 5 लिख देंगे। और x1 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है? यहां पर -12 है, माइनस पहले से लगा है तो प्लस का 12 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहां पर ये 5 और 12 मिलकर हो जाएगा 17, तो आप 17 लिख देंगे, तो d बराबर 17 हो गया। और 17 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर d का जो मान निकल जाएगा वो 17 हो जाएगा। और ऑप्शन यहां पर जो सही होगा वो ये सही होगा आपका, द ऑप्शन है कि डी ऑप्शन सही है, 17। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक बताइए जिनके शीर्ष पता है। ये शीर्ष आपको मालूम है, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, तो यहां पर हम ऐसा करते हैं, इसको x1, यहां पर देखिए मैंने x1 लिख दिया, y1 लिख दिया, x2 y2 और x3 y3। तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3। तो x बराबर आएगा x1 की जगह पर आप लिखेंगे 7, x2 की जगह पर लिखेंगे 5 और x3 की जगह पर हो जाएगा -3 अपान 3। अब 7 और 5 मिलकर 12 हो जाएगा, 12 में से 3 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 9 अपान 3 और कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल जाएगी 3। अब जरा इस पे चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन में x की वैल्यू कोई 3 पहले ऑप्शन में है और किसी में है ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3,5। अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो sec a का मान बताइए। तो यहां हम लिख सकते हैं cot a बराबर 4 अपान 3। तो cot को लिखते हैं आधार बटे लंब, बराबर आएगा 4 अपान 3। तो आधार हो जाएगा यहां पर 4 और लंब हो जाएगा 3। यहां पर लगे हाथ कर्ण भी निकाल लें तो कर्ण हो जाएगा, हम ऐसे लिख देंगे कि 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर होगा 9, दोनों को ऐड करेंगे 25 और ये रूट निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। तो कर्ण का मान 5 निकल गया। अब यहां निकालना क्या था? सेक, और सेक ए बराबर होता है, सेक कास का उल्टा होगा तो कर्ण बटा आधार। कर्ण की वैल्यू कितनी निकाल ली? 5 और आधार की वैल्यू कितनी है? 4, तो 5 अपान 4 और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा ये बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान बताइए। तो 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मैं यहीं पे हल करके जल्दी से आपको बता देता हूं। 2 tan स्क्वायर 45, tan का 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर कर देंगे तो ये 1 ही रह जाएगा, और प्लस cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान होता, cos 30 का मान होता है √3/2 होता है, तो √3/2 लिख दिया है, और माइनस साइन 60 का मान भी होता है √3/2, दोनों मान सेम होते हैं, तो ये दोनों मान यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका 2 आंसर मिल जाएगा। ये 2 आपका आंसर आएगा और ऑप्शन यहां पर सही होगा बी 2। क्वेश्चन अगला जो है 12,
जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रेषित करता है, जबकि प्रेषित बिंदु क्षैतिज तल से ऊपर होता है तो कहलाता है। जैसा कि आपने ऊंचाई दूरी में पढ़ा भी है, तो ऊंचाई दूरी में देखिए ये हो गई क्षैतिज लाइन, और क्षैतिज लाइन से तो ऊपर की तरफ कोण दिख रहा, तो ये कोण कहलाता है उन्नयन कोण। और यहां पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा ए, उन्नयन कोण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना है तो उन्नयन कोण बताइए। चलिए इसी पे मैं देख लेता हूं। देखिए यहां पर जो है ऊंचाई कही है, छाया ऊंचाई की √3 गुना है, तो ऊंचाई को आप h मान लीजिए और छाया को आप लिख लीजिएगा √3h। ये छाया जो होगी, देखिए ऐसे यहां पर जब छाया बनेगी तो नीचे की तरफ आएगी, तो छाया होगी √3h, और यहां पर मैं लिख देता हूं ए, बी और सी। एंगल पूछा गया है तो आप लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब यानी कि h अपान √3h, √h और h कट गया, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान √3। इसको आप लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, या इसको हम यहीं पे कह दें tan थीटा बराबर tan 30, क्योंकि tan 30 का जो मान होता है वो 1 अपान √3 होता है। थीटा और थीटा, tan और tan हटाएंगे तो थीटा हो जाएगा 30 अंश, और उन्नयन कोण आपको यहां से पता चल गया 30 अंश, और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 जो है, एक वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई ये वृत्त है, ये हमने वृत्त बना लिया, अब वृत्त पर कोई भी बिंदु हम यहां पर लेते हैं तो उससे केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और यहां पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही होगा, एक ही। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु P से जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहां पर एक वृत्त बनाइए। ये वृत्त बन गया, इसका केंद्र O है और इससे 13 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई यहां पर बिंदु है, ये P, यहां से यहां तक की दूरी हो गई 13 सेंटीमीटर, ये हो गई बिंदु P। कोई यहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो एक देखिए मैंने स्पर्श रेखा ये वाली खींच दी और एक स्पर्श रेखा ये खींच दी, और इसकी त्रिज्या बताई 5 सेंटीमीटर, तो आपने यहां पर इसको ऐसे मिला दिया है, ये इसकी त्रिज्याएं हो जाएंगी, और इसकी यहां पर जो स्पर्श रेखाएं खींची उसका नाम लिखा गया है PQ और PR। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, चतुर्भुज कौन सा है, PQOR का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए यहां पर ये दूरी तो 5 सेंटीमीटर दे रखी है और ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने की जो भुजा हो जाएगी वो 13 एक कर्ण कहलाएगी। तो यदि यहां पर हम 13 का वर्ग में से यदि 5 का वर्ग घटा दें, फिर जो मान है वर्गमूल ले लें, यानी कि यहां पर ये 12 जो निकलेगा 12 सेंटीमीटर, ये क्या होगा, ये हो जाएगा लंब किस त्रिभुज का, त्रिभुज OQR का ये लंब हो गया। इतना ही इधर ही बन रहा है OQR, इसका भी ये लंब 12 हो गया है, 12 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, वही दूना कर दे तो आपको आंसर यहां से मिल जाएगा।
तो यहां पर हम लिखेंगे क्षेत्रफल, ये 2 लिख लीजिएगा और गुणा 1/2 लिखिए। और क्योंकि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे लंब, तो आधार कितना हो जाएगा यहाँ पर, आधार को आप 5 लिख लीजिएगा और लंब को लिखिएगा यहाँ पर 12। 5 2 से 2 कट गया, तो ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जो निकला वो आया इस चतुर्भुज PQR का क्षेत्रफल, और ये है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये कहा, घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है और 5 मिनट में सुई द्वारा कितना क्षेत्रफल तय किया जाएगा, उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो जैसा कि आपको पता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है A = पाई r स्क्वायर अपान 360 इंटू थीटा, ये फार्मूला होता है। अब यहां पर जो मिनट वाली सुई होगी वो 5 मिनट में 30 अंश कोण जो है वो तय करेगी, 30 अंश घूम जाएगी। तो यहां पर थीटा की वैल्यू आप 30 लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा A = पाई r स्क्वायर गुणा 30 अपान 360, ये कैंसिल करेंगे, यहां पर ये 12 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा पाई r स्क्वायर अपान 12, और यहां पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी सही होगा, पाई r स्क्वायर अपान 12। अगला क्वेश्चन है, यदि समान त्रिज्या r के 2 अर्धगोले को उनके आधारों से जोड़ा जाए तो नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है वो आपको बताना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए समान त्रिज्या का कोई ये एक कोई गोला था, इसको यदि हम ऐसे कट कर दें तो ये 2 अर्धगोले अलग अलग बन जाएंगे। जब इनको हम जोड़ेंगे तो पूरा गोला बन जाएगा, यानी कि यहां पर जोड़ने पर ये पूरा गोला बन जाएगा। और गोले का जो पृष्ठ होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है, इसलिए यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 4 पाई r स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि 5, 10, 15, r, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है तो r का मान बताइए। तो जैसा कि आपको पहले पता है कि यहां पर समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहां पर पदों का योग करने के लिए आपको 5 लिख लीजिए, ये 5 हो गया, और ये 10 हो गया, और ये 15 हो गया, और ये r है, और ये 20 है, और 35 है, और 40 है। यहां पर मैं लिख देता हूं 40 यानी कि 40, चलिए नीचे लिख देता हूं 40, यहां पर बढ़ा लिया, ये 40 हो गया। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है, तो आप जोड़ लीजिए। देखिए ये आपका होगा 15, 30, 50 और 50, ये 90 हो जाएगा, और 90 में 35 जोड़ेंगे तो 125 आएगा। 125 प्लस r ये हो जाएगा, ये जोड़ हो गया। अब पदों की संख्या है कितनी, तो पदों की संख्या यहां पर आई कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है, और इसका जो समांतर माध्य कितना है, तो समांतर माध्य हो गया 21। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अपान 7, ये समांतर माध्य हो गया, और दिया कितना है 21। तो 125 प्लस r इज इक्वल टू ये हो जाएगा 147। तो r बराबर हो जाएगा 147 में से आप 125 लेस कर दीजिएगा, तो r की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 22 यानी 22। और यहां पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, ये जो प्रायिकता का क्वेश्चन है,
ये कह रहे हैं अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की ये गड्डी में एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ताश की जो गड्डी होती है उसमें इक्कों की संख्या होती है 4 और कुल पत्ते कितने होते हैं इन्होंने बता रखा है 52 तो ये आप डिवाइड करिएगा तो आएगा 1/, ये होगा 13। तो 1/13 होगी एक इक्का आने की प्रायिकता और यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की मध्यिका कितनी होती है। तो पहले आप प्रथम अभाज्य 10 संख्याएं लिखी जाए, पूर्णांक लिखे जाए। तो पहला जो नंबर आएगा वो पहला नंबर हमारा हो जाएगा ये 2, 3 और ये 5, 7, क्योंकि अभाज्य की बात की ध्यान रखना है। 7 का बाद सीधे हो जाएगा 11 के बाद आएगा 13 के बाद पहुंचेगा 17 और 17 के बाद आएगा 19 और 19 के बाद आएगा 23 और 23 के बाद आएगा 29। अब यहां पर देखिए पदों की संख्या काउंट, क्योंकि मध्यिका निकालने के लिए जो रूल होता है वो पदों को पहले लिखना होता है आरोही या अवरोही क्रम में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पदों को यहाँ पर किस क्रम में लिख दिया गया है, पहले से ही लिखे हैं ये और आरोही क्रम में। तो पदों की संख्या गिनिए, तो पदों की संख्या गिनने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर पदों की संख्या 10 आ रही है। 10 लिखी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पदों की संख्या यदि n है कितनी 10, यानी कि यह संख्या हो गई सम। अब सम संख्या के लिए रूल क्या होता है कि मध्यिका निकालना होता है। तो n/2 वे पद का मान और प्लस n/2 + 1 वे पद का मान, या इसको ऐसे आप कहते हैं और बटे 2, या इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं बीच वाला पद और अगला वाला पद। तो बीच का मतलब पांचवा पद 1 2 3 4 5। तो पांचवा पद हो गया आपका देखिए 11 और अगला पद हो गया 13। तो 11 प्लस आप करिए 13 और दोनों को कर दिए जोड़ के आधा। तो दोनों को जब जोड़ के आधा करेंगे तो हो जाएगा आपका 12 और यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा यहां बी 12। तो देखिए भैया ये मैंने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन थोड़ा समय ज्यादा लगा है। समय ज्यादा लगने का रीजन क्या है, मैंने इन क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताया है। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं इसके पार्ट सेकंड की तरफ। देखिए ध्यान रखना भाई, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं अगले खंड बा से पहले प्रश्न से। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि 5 + √3, देखिए सिद्ध करना है तुमको अपरिमेय संख्या, तो इसको मैं परिमेय संख्या मान लेता हूं। एक परिमेय संख्या है। अब जैसा कि आपको बता परिमेय संख्या है तो उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने यहां पर लिख दिया है 5 + √3 = P/Q और शर्त यहां पर लिख दिया कि जहां ये है क्या P व Q एक पूर्णांक है और शर्त एक और है कि Q = 0 है। तो अब इसको हमने क्या किया भैया, √3 को तो अपनी तरफ लिख लिया है और 5 को उधर पक्षांतर कर दिया। तो P/Q माइनस क्या लिख दिया 5। तो √3
अपान, इसमें एलसीएम ले लिया तो हमारे पास बन जाएगा p माइनस 5q अपान q, ये आ गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। अब समीकरण 1 में जो लिखा है, समीकरण 1 से हम ये कह सकते हैं कि P, ये हो गया P कामा 5Q और Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अब जरा सोचो कि ये P भी पूर्णांक है, माइनस 5Q भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, मतलब ये जो पूरी संख्या आपने लिखी है ये वाली, ये पूरी संख्या कैसी हो गई, ये तो एक हो गई परिमेय संख्या। इसलिए P माइनस 5Q अपान Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ये तो भैया ऐसा तो होगा नहीं कि लेफ्ट साइड में हो हमारे अपरिमेय संख्या और राइट साइड में हो परिमेय संख्या, और यहां पर मैं लिख देता हूं, इसलिए ये होगा √3 इक्वल P माइनस 5Q अपान Q। यह संभव ही नहीं है, जो संभव नहीं है। अब क्यों संभव नहीं है, क्योंकि यहां पर √3, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में नहीं बराबर हो सकती है। तो जो हमने यहां पर माना था, इसलिए वो हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। इसलिए यह आता हमारी अवधारणा या मान्यता, अवधारणा गलत है, गलत है। और 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हल हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ax² माइनस 6x माइनस 6 के शून्यांकों का गुणनफल 4 है, तो एक का मान बताइए। तो यहां पर देखिए ax² माइनस 6x माइनस 6 के शून्यांकों का गुणनफल 4 है, तो यहां पर आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि अल्फा बीटा बराबर यहां आपको दिया हुआ है 4, और अल्फा बीटा बराबर होता है C अपान A। तो यहां पर आप C की जगह पर माइनस का 6 लिख देंगे और A की जगह पर A लिख देंगे, और इसका मान कितना दिया है, इसका मान तो आपका 4 दिया हुआ है, तो यहां पर 4 लिख लीजिएगा। तो 4 बराबर -6 अपान A हो जाएगा। तो 4A इज इक्वल टू, ये माइनस का 6 होगा, या A बराबर आएगा माइनस का 6 अपान 4, कैंसिल करेंगे तो 3 अपान 2, और A का मान आपको मालूम हो जाएगा 3 अपान 2, और ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है K का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस KY इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 एक अद्वितीय फलन है।
देखिए आप समीकरण लिखी हैं, तो आप यहां पर ऐसा कर सकते हैं, a1 की जगह पर आप लिख सकते हैं 2 और b1 की जगह पर लिख सकते हैं k और c1 की जगह पर लिखेंगे माइनस की, पक्षांतर करके यहां पर लिखना होता है। और a2 का मान आएगा 3 और b2 का मान आएगा -5 और c2 का मान आएगा -7। अब देखिए अद्वितीय फलन के लिए जो शर्त होती है वो होती है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2। a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो यहां पर a1 का मान आएगा 2 और a2 का मान होगा 3 इज नॉट इक्वल, b1 की जगह पर हो जाएगा k और c1 की जगह पर हो जाएगा -5। अब आप क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा k और 3, यहां पर 3k लिख दीजिएगा, इज नॉट इक्वल टू -10। तो हो जाएगा k इज नॉट इक्वल -10 अपान 3, यही यहां पर k का मान है। अगला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल बताइए। तो यहां पर जो समीकरण दी है वो है 100x स्क्वायर -20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये द्विघात समीकरण है, पहले आपको क्या करना पड़ा, इसका 100 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और 1 का मल्टीप्लाई आएगा तो ये होगा 100 और 1 का मल्टीप्लाई तो 100 ही आएगा। अब 100 के दो ऐसे गुणनखंड करना है कि जिनका जोड़ जो है बीच वाले 20 हो जाए। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 100x स्क्वायर -10x -10x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर हम 10x ले लिए हैं कॉमन, तो आ जाएगा 10x -1 और माइनस का यहां पर मैंने कॉमन लिया है 1, तो हो जाएगा 10x -1 इज इक्वल टू 0। तो अब 10x माइनस का 1 दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, तो ये आएगा 10x -1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे भी यहां पर लिख सकते हैं कि 10x -1 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आएगा 10x -1 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 10 और यही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, x इज इक्वल टू 1 अपान 10। अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी में पीवा पद q, थोड़ा सा यहां पर करेक्शन है, पीवा पद q तथा क्यूआ पद p है, तो p प्लस q पदों का योगफल बताइए। तो यहां पर क्या करिएगा, सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है। तो ये हो गया, प्रथम पद आपने a मान लिया और सार्वंतर को d बोल दिया है। तो यहां पर जो है पीवा पद q बताया है, तो पीवा पद q, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो प्रथम पद तो a है, हम बात करेंगे पीवा पद, तो पीवा पद बराबर है q। तो पीवा पद q हो गया, तो आपने यहां पर tn की जगह पर q लिख लीजिएगा, a प्लस पीवा पद है तो p -1 कर लीजिएगा इंटू डी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, q बराबर पीवा पद q है तो q बराबर a प्लस p -1, पीवा पद है a p -1 इंटू डी। ये समीकरण नंबर हो गई फर्स्ट। इसी तरह सेकंड भी बना ले। तो यहां पर कहा है कि
क्यूवा पद P है तो आप यहां पर P लिख देते हैं, तो ये A हो जाएगा प्लस और Q माइनस 1 होगा इंटू D। ये समीकरण नंबर होगी सेकंड। अब यदि इन समीकरणों को क्या करिए, आपस में कर दीजिए घटाने पर। तो घटाने पर लिखा यहां पर माइनस होगा, यहां माइनस होगा, यहां माइनस हो गया, ये तो हो गया कैंसल। तो बचा कितना, यहां पर बचा Q माइनस P, एक ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा। इसमें आप ध्यान दीजिएगा तो D तो कॉमन जा रहा। अब पहला पद मैं लिख देता हूं P माइनस 1 और दूसरा पद लिखेंगे माइनस का Q प्लस का 1। तो ये देखिए प्लस माइनस का क्यों लिखा, क्योंकि माइनस यहां पर लिखेंगे हटाएंगे तो माइनस का Q हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो गया तो कैंसिल। तो D ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं P माइनस Q और इधर आ जाएगा आपका ये Q माइनस P, ये बराबर लिख लिया। अब यदि यहां पर ऐसा कुछ कर दें कि हम D की जगह पर तो D ही लिख देता हूं, P माइनस Q भी हमने यहां लिख दिया है, और यदि यहां पर माइनस कॉमन ले लें तो ये पहला वाला पद जो Q है वो माइनस का हो जाएगा, P वाला प्लस हो जाएगा, तो P माइनस Q हो जाएगा। अब ये दो हो जाएंगे कैंसिल हो, तो यहां पर D की वैल्यू निकल जाएगी माइनस का 1। तो D आपको पता चल गया। अब यहां पर D का जब मान पता चल गया तो A की वैल्यू आप पता करिएगा, तो ये हो जाएगा D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो आप लिख लीजिए यहां पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है Q इज इक्वल टू A प्लस और P माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 1। तो Q बराबर A और ये प्लस और इधर हम माइनस कर लिख देते हैं, या हम चलिए अच्छा लिख दिया तो लिख गया माइनस का P और प्लस का 1 कर लिया गुणा करने पे। अब यदि हम पक्षांतर करें इधर तो Q माइनस और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं माइनस का P प्लस का 1 इज इक्वल टू A। तो A बराबर लिखेंगे Q, अब ये प्लस का P हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, ये Q प्लस का P माइनस का 1। तो A का मान आपको पता चल गया। अब यहां पर जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि P प्लस Q पदों का योगफल बताओ। तो आपको यहां पर फार्मूला लगा देना है। अब यहां पर देखिए D और A की वैल्यू पता चल गई। अब निकालना क्या था, P प्लस Q पद का योगफल निकालना है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, यहां पर जो फार्मूला लगा देंगे वो या तो दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो हम लिख दें P प्लस Q वहां पद निकाल लें और फिर उसको हम प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ करके n/2 से भाग कर दें तो आंसर मिल जाएगा। तो चलिए वैसे ही लगा लेते हैं। तो यहां पर अब लिख लेते हैं P प्लस, इसलिए P प्लस Q वहां पद। तो फार्मूला वही Tn वाला लगाएंगे। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं बराबर A की जगह पर आएगा आपका P प्लस Q माइनस 1 हो गया और प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, P प्लस Q माइनस 1 और D का मान आया माइनस का 1। तो ये पद निकल जाएगा आपका P प्लस Q माइनस 1 और इस माइनस से खोलेंगे तो हो जाएगा माइनस का P माइनस का Q प्लस का 1। अब जब चेक करिए देखिए P से P कट गया, Q से Q कट गया, 1 से 1 कट गया। तो यहां पर P प्लस Q
पद कितना हो गया, ये हो गया आपका 0। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर प्रथम पद कितना है इस समांतर श्रेणी का, प्रथम पद है a, और a की वैल्यू आपने निकाली है यहां पर देखिए p प्लस क्यू माइनस 1 के रूप में, और अंतिम जो पद है वो अंतिम पद है आपका ये p प्लस क्यू पद, जो कि यहां पर है 0। अब हम लगाएंगे p प्लस क्यू वे पद का योग, जो कि आपको यहां पर निकालना है, बराबर। तो ये फार्मूला होता है n, यानी कि n का मतलब होगा p प्लस क्यू अपान 2, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a प्लस एल, एल का मतलब है लास्ट वाला पद। तो यहां पर लास्ट वाला अंतिम पद कौन सा है, अंतिम पद तो 0 है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं p प्लस क्यू अपान 2, और इस ब्रैकेट में a का मान लिख देता हूं p प्लस क्यू माइनस 1, और प्लस हो गया 0। तो ऐसे इसको लिख देंगे फिर p प्लस क्यू अपान 2, और चाहे आप उस ऊपर ब्रैकेट में यहां पर लिख देते हैं p प्लस क्यू और माइनस 1, ये हो गया p प्लस क्यू वे पद का योग। सवाल थोड़ा सा बड़ा था, ये है आपका यहां पर राइट आंसर। p प्लस क्यू एक ब्रैकेट में, p प्लस क्यू माइनस 1 अपान 2, ये इस क्वेश्चन का है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई ये 14 है, ऊंचाई है 7, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहां पर आपको आधार दिया हुआ है, आधार है 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है, ऊंचाई यानी कि हम इसको लंब भी बोल सकते हैं 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि यहां पर ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 लिख दीजिएगा, आधार की जगह पे यहां पर 14 लिखिएगा, ऊंचाई को यहां पर 7 करिएगा, 7 यहां पर कैंसिल करेंगे 7 आ जाएगा, और एक गुणा करेंगे तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर दिया हुआ है, अब हम खंड सेकंड में देखते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो जी 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो देखिए एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो वहां पर y बराबर 0 हो जाएगा। तो आप यहां पर क्या करिएगा, माना एक्स अक्ष पर बिंदु, माना एक्स अक्ष पर बिंदु बिंदु एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो वहां पर y 0 होगा, तो x का मान हमने 0 लिख लिया है, ये बिंदु हो गया। अब इस बिंदु से ये जो दो बिंदु और दिए हुए हैं, यहां पर मैं एक बिंदु लिख लेता हूं। चलिए ऐसे यहां पर मैंने एक बिंदु लिखा, ये 2, -5, और यहां पर मैंने एक बिंदु और लिख लिया है, इसको लिख दिया -2, 9। इनको हम जैसे मान ले कि कोई बिंदु ए है, ये हो गया बिंदु बी, और ये बिंदु सी। तो ये ए से ये जो बी है ये बराबर है, और ये सी बराबर है, यानी हम यहां पर ये कह सकते हैं ए बी और ए सी बराबर है। तो हम पहले लिख देते हैं ए बी बराबर, तो
ए बी बराबर, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, यहां पर हम x1 y1 लिख देता हूं, इसको x2 y2 लिख देता हूं, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 की जगह पर आप x लिखेंगे, x2 की जगह पर माइनस का 2 लिखेंगे, का होल स्क्वायर लगाएंगे, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसी तरह से मैं यहां पर लिख देता हूं AC बराबर, तो यहां AC बराबर आप लिख लीजिएगा, ये भी बराबर अंडर निशान लगा दीजिएगा, इसको भी मैं x2 और y2 बोल दूं, तो ये हो जाएगा x1 इन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए यहां पर माइनस है तो आपने यहां पर प्लस लगा दिया है, और प्लस y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब प्रश्न में ये कंडीशन बताई है, प्रश्नानुसार आप यहां लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार ये है कि ए बी जो है वह AC के बराबर है, ऐसा कुछ बताया है। तो जब ए बी और AC बराबर है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ऊपर अंडर रूट, और यहां पर मैं लिख सकता हूं x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। अब यहां पर मैं लिख सकता हूं कि दोनों साइड में वर्ग कर रहा हूं, तो ये मैं लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो स्क्वायर तो हट गया, तो आपके पास बचा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, और बराबर होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब यहां पर मैं खोल देता हूं ब्रैकेट को, x स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस 2x, x a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, और ये हो गया 25। इधर लिख लिया x स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का 2x, और ये हो जाएगा 81। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया। अब इधर लाएंगे तो ये माइनस का 2x पहले से था, और हम इधर से 2x और लेके आ रहे हैं प्लस का, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 81, और इसमें से हम घटाएंगे 25, ये कैंसिल हो मतलब जुड़ जाएगा, तो होगा माइनस का 4x, और इधर आपके पास बचेगा 81, इससे तो यहाँ की कितना होगा, ये 11 में से 5 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, और यहां पर बचेगा 7, और 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5। अब यहां पर आप भाग करिएगा तो ये 7 इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू -7, ये आपको पता चल जाएगा। तो जो निर्देशांक निकल गया x इज इक्वल टू -7, इसलिए बिंदु ए के चाहे लिख लीजिएगा, इसलिए बिंदु ए के निर्देशांक ये निर्देशांक कितना हो जाएगा, -7,0, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण 30 और 45 अंश है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई बताइए। देखिए यहां पर मैंने ये बना ली कोई नदी, ये हो गई, और नदी के ऊपर ये हो गया पुल, ये नदी के ऊपर पुल बना लिया हमने, पुल से ये ऐसे बोल दीजिए नदी के ऊपर पुल है ऐसे। अब ये कह रहे हैं पुल के एक बिंदु से, तो पुल का बिंदु हमने कहीं मान लिया, देखिए बीच में कोई जरूरी नहीं, हम कहीं यहां पर बिंदु मान लिया, सपोज के लिए मान लिया ए बिंदु हो गया, यहां से
इधर की तरफ हमने देखा, ऐसे देखा तो ये बता रहे हैं अवनमन कोण कुछ बनना, इधर से अवनमन कोण दिखा रहे हैं ऐसे। इसकी चौड़ाई को हमने नदी को बी और सी मान लिया। ये पुल की हाइट हो गई 3 मीटर, 3 मीटर। इस दूरी को आप x मान ले थोड़ी देर के लिए, इसको मान ले y, और यहां पर मैं लिख देता हूं बिंदु D। ये मैं यहां पर बिंदु दिखा रहा हूं बीच में, जहां ये दोनों मिल रहे हैं वो बिंदु हो गया D हमारा। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर, ये इन्होंने कहा ए से जब हम एक सिरे को देखे हैं तो अवनमन कोण बनना है 30, तो ये हमने दिखाया 30 अंश, और इधर दिखा दिया है, कहा ये है भैया 45 अंश, तो हमने 45 दिखा दिया। तो ये एंगल इधर वाला जो होगा ये हो जाएगा 30 अंश, और इधर वाला हो जाएगा 45 अंश। जैसा कि आपको मालूम है कि ये अवनमन कोण है, तो इधर से देखेंगे तो उन्नयन कोण, ये दोनों बराबर आएंगे और ये दोनों इधर इधर से बराबर आएंगे। अब निकालना है पुल की ऊंचाई, तो 3 मीटर देखी है कि यहां पर नदी की चौड़ाई निकालनी है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में ये हो गया 30, इसके सामने की भुजाई हो गई लंब, ये हो गई आधार, तो आप लिखेंगे tan 30 बराबर इनकी लंब, जिसको हम एडी कह सकते हैं, और आधार को यहां पर मैं बीडी बोल दिया हूं। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। एडी का मान जैसा कि आपको पता है, यहां पर देखो 3 दिया हुआ है, और बीडी की वैल्यू आपने x मानी है, तो ये हो गया, क्रॉस गुणा कर लीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 3√3, और ये समीकरण नंबर हो जाएगी 1। अब इसी तरह से मैं लिख देता हूं समकोण त्रिभुज एडीसी, एडीसी में, तो ये हमारा देखिए 45 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 45 अंश बराबर लंब है 3 मीटर और आधार है y, तो ये हो जाएगा tan 45 का मान तो 1 होता है, 3/y लिख लीजिएगा, क्रॉस गुणा कर दीजिएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमको निकालना है नदी की चौड़ाई, x का मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। अब लिख लेंगे इसलिए नदी की चौड़ाई, यहां पर लिख देता हूं इसलिए नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई यहां पर देखिए BC है, और BC को आप लिख सकते हैं x प्लस वाई। x का मान उठा के रखिए आप 3√3, और ये हो जाएगा 3, आप कॉमन लेना चाहें तो 3 कॉमन ले लीजिएगा, √3 और प्लस का 1, और ये हो जाएगा मीटर, और यही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। तो देखिए यहां पर मैं सबसे पहले लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड, cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a। जैसा कि आपको पता है cot होता है cos अपॉन साइन, तो यहां पर मैंने ये बराबर निशान लगाया और बटे की लाइन ऐसे खींच ली। ऊपर लिख दिया है cot की जगह पर cos a अपॉन साइन a माइनस cos a, और बटे में मैं 1 लिख देता हूं यहां पे। फिर
यहां लिखता हूं कॉस ए अपान साइन ए और प्लस कॉस ए, इसके नीचे भी मैं एक लिखता हूं। अब देखिए ऊपर आप ध्यान दें तो हमारा एलसीएम जा रहा है साइन ए, तो साइन ए एलसीएम लिख लिया। अब साइन ए एलसीएम हो गया तो ऊपर बचा पहले पद से कॉस ए माइनस कॉस ए और बचा साइन ए, कॉस ए साइन ए। नीचे भी हमने एलसीएम लिया तो नीचे का एलसीएम हो गया है साइन ए, और ऊपर यहां पर जो बचा वो बचा कॉस ए प्लस कॉस ए और साइन ए। ये देखिए मेन लाइन है बड़ी वाली, मतलब अब देखिए तो इसको हम ब्रैकेट में भी बंद कर लिए ऐसे। साइन ए से साइन ए तो कट गया, कितना बचा, ये आ गया ऊपर कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए और कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहां पर ऊपर देखें तो ऊपर हमारा ये कॉस ए कॉमन जा रहा है, तो कॉस ए हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस ए कॉमन चला गया, अंदर बचा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, और नीचे भी हमने कॉस ए कॉमन लिया है, कॉस ए कॉमन लिया, कॉस ए, तो अंदर बच गया 1 प्लस साइन ए, कास से कास ए कट गया, यहां मैं आगे लगा देता हूं। अब यहां पर बचा 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए। अब यहां पर देखिए हमको कॉसे के लाना है, तो क्या करेंगे, साइन कॉमन है नहीं लेकिन हमने कॉमन ले लिया भैया, तो कॉमन ले लिया यहां पे, तो कॉमन से भाग होता है तो हो जाएगा 1 अपान साइन ए, और साइन ए अपान साइन ए यानी कि 1 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास फिर वही काम करिए, साइन ए कॉमन ले लीजिए और यहां पर बच जाएगा 1 अपान साइन ए और प्लस 1, साइन ए से साइन ए भी हटा दिए, ऊपर जो बचा वो बचा 1 अपान साइन कोसेक कहते हैं, तो कोसेक ए माइनस 1 और अपान हो जाएगा कोसेक ए प्लस 1, और यही है आपका इसमें राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों के केंद्र O और O' हैं जो एक दूसरे को बाह्यता P पर स्पर्श करते हैं, इन वृत्तों की एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा AB खींची जाती है, तो सिद्ध कीजिए कि APB बराबर 90 अंश। देखिए मैं इसका फिगर बना देता हूं, एक कोई वृत्त है, ये कहा वृत्त है, और दूसरा वृत्त एक दूसरे को यानी कि ये है ऐसे स्पर्श कर रहे हैं, बाह्यता स्पर्श हो गए, एक का केंद्र O है और दूसरे का है O', P पर स्पर्श कर रहे थे, तो यहां पर जो स्पर्श बिंदु हो गया वो P हो गया। एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हमने ये वाली खींच ली ऐसे, एक ये हो गई कॉमन स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, और नाम दिया इसका A और B, A और B स्पर्श रेखा खींची गई है। आपसे सिद्ध ये करके दिखाना है कि कोण APB यानी ऐसे को आप मिला दीजिएगा,
इसको भी ऐसे मिला दीजिएगा, तो ये पूरा जो कोण है ये वाला, ये 90 डिग्री का है। तो ये आपको ऐसा कर लेना है, यहां पर क्या करिएगा, डॉटेड लाइन ऐसे मिला लीजिएगा और फिर इनमें से हम इनको ये दिखाएंगे कि ये लाइन और ये लाइन बराबर है, ठीक है। और ये जो है एक लाइन ये उभयनिष्ठ हो गई है। अब यहां से आप मिलाना चाहें तो ऐसे भी एक मिला लेंगे इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, ऐसे ऐसे मिला करके, और इसको आप सिद्ध कर लेंगे कि APB कितने अंश का हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि यहां पर ये दो कोण होंगे वो 90 डिग्री के ये वाले दिए हैं। तो इसको आप लगाइएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, यानी कि यहां पर त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। वैसे भी देखिए इस प्रश्न में आपको 5 खंड करने थे, तो मैं पांचों बता रहा हूं। ये सेंटीमीटर हो गई, और 5 सेंटीमीटर सेकेंड सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालिए। तो यहां पर टाइम जो दिया है 5 मिनट दिया है, और 5 मिनट में इस तरह का सवाल आप लगा चुके हैं। 5 मिनट में जो कोण मिनट वाली सुई घूमेगी वो घूमेगी 30 अंश। तो आर मालूम है और यहां पर थीटा पता चल गया है, तो आपको यहां पर त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो होता है फॉर्मूला A = पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा अपान 360। यहां पर मान डाल देंगे तो ये हो जाएगा, पाई की जगह पे आप पाई ही लिख लें, आर की जगह पर, चलिए पाई की जगह पे 22/7 लिख लें, क्योंकि आर का मान यहां पर 14 दिया हुआ है। तो मैं यहां लिख देता हूं 22/7, और आर की जगह पर आप 14 और 14 दो बार रिपीट करके लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और थीटा की जगह पे 30 लिख देंगे, तो थीटा की जगह पे यहां पर 30 हो गया है, और ये 360 ये हो गया है। तो 7 से यहां पर काट देंगे तो 2 हो जाएगा, और 0 0 कटेगा, यहां 3 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा। अब यहां पर 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा। फिर 2 से यहां पर काट देंगे तो यहां पर 3 हो जाएगा, 2 से यहां पर काट देंगे तो 7 हो जाएगा। अब यहां पर 7 और 2 का मल्टीप्लाई आएगा, ये 4, और ये आएगा एक 15/3, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्षेत्रफल। अगला देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई को आप L से लिखते हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं तिर्यक ऊंचाई L बराबर, देखिए तिर्यक ऊंचाई L बराबर 30 सेंटीमीटर है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार की त्रिज्या निकालनी है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, फॉर्मूला बनता है पाई आर ब्रैकेट में L + R। संपूर्ण पृष्ठ कितना है, यहां पर 90 पाई है, पाई और आर का मान आपको पता नहीं है, L की जगह पर आप 13 लिख लेंगे, और R का मान भी यहां फिर नहीं पता है। पाई से पाई आप हटा दीजिए, तो यहां पर 90 आप लिख लीजिएगा, और ये हो जाएगा 13R + R स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R स्क्वायर + 13R और बराबर आएगा 90। ये द्विघात समीकरण बन गई, तो यहां पर हम लिख सकते हैं R स्क्वायर + 13R और -90 = 0। अब यहां पर 90 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि जिनका गुणा किया जाए तो 90 आ जाए, और घटाया जाए तो ये 13 आ जाए। तो यहां पर मैं गुणनखंड दिखा देता हूं आपको करके, ये आएगा 90, और 18 में से
5 घटाएंगे तो 13 बच जाएगा। तो यहां पर समीकरण बन जाएगी आर स्क्वायर प्लस 18r माइनस 5r माइनस 90 इक्वल टू 0। यहां पर आप r कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा r प्लस 18 माइनस का 5 यहां पर आप कॉमन ले लीजिएगा तो r प्लस 18 बन गया और इज इक्वल टू 0। तो r प्लस 18 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो गया r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक बार लिख लेते हैं r प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू आएगा माइनस का 18 और दूसरा हो जाएगा r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू 5। तो यहां पर इसको तो हम अमान्य कर देंगे क्योंकि ये माइनस में आ रहा है और ये इसको लिख देंगे अमान्य अमान्य। और r बराबर जो 5 सेंटीमीटर ही निकला वही आपकी त्रिज्या हो जाएगी इस शंकु की 5 सेंटीमीटर और यही इस क्वेश्चन का है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन अक्षों से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को भी छायांकित कीजिए। मतलब यह है कि आपको क्या करना है, इसमें जो है इन दो समीकरण की सहायता से आपको अलग अलग ग्राफ खींचना है। तो आप ग्राफ खींच लीजिएगा। ग्राफ खींचने के बाद जो क्षेत्रफल निकले त्रिभुज बने उसको जो आप इसको साइड करके दिखा देना है। अगला जो क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है उसको देखिए। एक आयत, क्योंकि इसमें आपको केवल एक क्वेश्चन करना है, मैं अथवा क्वेश्चन यहां करा देता हूं। एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है और क्षेत्रफल है 240 वर्ग मीटर। तो लंबाई चौड़ाई निकालनी है। तो यहां पर लिख लीजिएगा माना इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। तो मैं लिख लेता हूं माना पार्क की लंबाई, पार्क की चौड़ाई मान लीजिए कि लंबाई जो है चौड़ाई से 8 मीटर ज्यादा है। तो चौड़ाई को आप x मान लीजिएगा। तो लंबाई हो जाएगी x प्लस 8 मीटर की, जैसा कि क्वेश्चन में बता दिया है कि चौड़ाई से लंबाई 8 मीटर ज्यादा है। तो x मीटर आपने इसको बोल दिया है और ये इसको भी आपने x मीटर लिख दिया है। 8 प्लस x हो गई। अब क्षेत्रफल देखो दिया है तो यहां पर लिख देते हैं पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क ये है आयताकार, तो यहां पर लिख देते हैं ये आएगा x प्लस 8 यानी कि लंबाई और गुणा चौड़ाई। और क्षेत्रफल का जो मान है वो दिया हुआ 240 यानी 240 दिया हुआ, लिख दीजिए आप। और इसको आप ब्रैकेट खोलिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस 8x आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 240। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 240 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर 240 के आपको दो गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर जो है वो 8 आ जाए। तो यहां पर मैं देखिए साइड में 240 लिखता हूं और इसको यहां पर मैं तोड़ता हूं, ये 12 और 20। तो 20 और 12 का जो गुणा करेंगे 240 आएगा और डिफरेंस निकालेंगे 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का 20x और माइनस 12x और प्लस माइनस 240 इज इक्वल टू 0। आप यहां पर x ले लेंगे कॉमन तो x प्लस 20 हो जाएगा और इधर हमने माइनस का 12 कॉमन ले लिया है तो ये हो जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर x प्लस 20 दोनों में कॉमन जा रहा है तो हमने यहां पर लिख लिया x प्लस 20 दोनों में कॉमन हो गया है और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास
अब आगे इसको लिख लेंगे x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस का 20, इसको भैया मैं अमान्य कर दूंगा क्योंकि ये निगेटिव में आ रहा। यहां पर मैं लिख देता हूं अमान्य है, अमान्य, ये वाला मैं लिख देता हूं अमान्य। अब दूसरा देखिएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 12 मीटर। तो लंबाई आपको मालूम हो जाएगी, इसलिए लंबाई हो जाएगी 12 प्लस 8 यानी कि 20, और चौड़ाई हो जाएगी x यानी कि 12। तो ये 20 मीटर हो गया और ये हो गया 12 मीटर, और यही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के समकोण त्रिभुज का समकोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। अथवा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा होता है तो क्षैतिज तल पर खड़े व्यक्ति की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। देखिए यहां पर कुछ मैं ऐसे बना लेता हूं, यहां पर कोई व्यक्ति ये खड़ा हुआ है, ऐसे ये मान लीजिए व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसकी परछाई ये बन रही थी, ये इसकी परछाई थी। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा होता है तो छाया उसकी 1 मीटर अधिक हो जाती। पहले जो उसका उन्नयन कोण था वो कुछ मान लीजिए इतना बड़ा, चलिए व्यक्ति को मैं छोटा कर देता हूं, यहां से कर दिया, ये हो गया ए और बी व्यक्ति, उसकी छाया थी इतनी। जब कोण था फाई से थीटा हो जाता है, यानी फाई कोण ये था, जब कोण थीटा हो गया तो उसकी छाया 1 मीटर ज्यादा हो गई, मतलब इधर की तरफ वो खिसक गया, ये इधर की तरफ उसकी छाया 1 मीटर खिसक गई, और वो अब जो उन्नयन कोण दिखा रहे हैं वो उन्नयन कोण ये हो गया इस तरह से, और यहां पर आप इसको बता रहे हैं कि थीटा हो जाता है। ये दूरी है a मीटर, उसकी छाया 1 मीटर बढ़ गई, a मीटर। तो यहां पर मैं बिंदु लिख लेता हूं C, और यहां पर लिख लेता हूं ये बिंदु D, और इस दूरी को यहां मैं मान लेता हूं ये, चलिए इसको मैं x लिख लेता हूं, और जो व्यक्ति है, व्यक्ति की जो हाइट है वो आपको निकालनी है। व्यक्ति की स्तंभ की या उस व्यक्ति की स्तंभ की ऊंचाई क्या है, ये मान लीजिए स्तंभ है, या इसमें स्तंभ कहा है, मैंने गलती से व्यक्ति बोल दिया था, तो स्तंभ की ऊंचाई को हमने h मान लिया। तो कह रहे h का मान आपको बताना है, h की ऊंचाई कितनी है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लें, ये h ऊंचाई का कोई स्तंभ था, उसकी जो छाया जो थी वो a मीटर अधिक हो गई कम, जब उन्नयन कोण फाई से ये हो गया थीटा, तो 1 मीटर छाया इसकी अधिक हो गई, तो h का मान आपको निकालना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सबसे पहले, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये tan फाई बराबर लंब यानी कि h अपान आधार मीन्स x, तो h बराबर हो जाएगा x इंटू tan फाई, इसको समीकरण नंबर आप ए लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, यहां पर लिख देते हैं त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में tan थीटा बराबर लंब यानी कि h और आधार हो जाएगा a प्लस एक्स। तो यहां मैं लिख सकता हूं
एच बराबर ए प्लस एक्स इंटू tan थीटा। tan थीटा। अब देखिए यहां पर जो है वो एच का मान निकालना, तो ये यहां पर मैं लिख सकता हूं समीकरण नंबर सेकंड लिख लीजिए। अब समीकरण फर्स्ट को मैं दोबारा लिखता हूं। समीकरण फर्स्ट ये है एच बराबर एक्स tan फाइव, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको एक्स बराबर एच अपान tan फाइव। अब समीकरण जो सेकंड है उसमें हम x का मान डाल देते हैं, तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, अब समीकरण सेकंड में रख रहा है तो ये समीकरण सेकंड पहले लिख रहे हैं h बराबर a प्लस x की जगह पर लिख सकता हूं h अपान tan फाइव और ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूं tan थीटा। अब यहां पर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो h बराबर हो गया a tan थीटा प्लस h इंटू tan थीटा अपान tan फाइव। हमको h का मान निकालना है तो आप ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा h माइनस h tan थीटा अपान tan फाइव tan फाइव बराबर a tan थीटा। tan थीटा यहां पर क्या करिए ऐसे लिख सकते हैं h लघुत्तम चाहे ऐसे एक करके लिख लीजिएगा h tan फाइव माइनस h tan थीटा और पूरे का अपान h, पूरे का हो जाएगा tan फाइव बराबर होगा a tan थीटा। क्रॉस गुणा कर लीजिए तो, और नीचे कॉमन भी h ले लीजिए, तो h कॉमन ले लिया तो हो गया tan फाइव माइनस tan थीटा बराबर a tan थीटा इंटू tan फाइव। तो हमने को h निकालना है तो h बराबर हो जाएगा a tan थीटा इंटू tan फाइव अपान tan फाइव माइनस tan थीटा। ये आपका हो गया राइट आंसर। जरा एक बार फिर से देख लीजिएगा यहां पे h बराबर a tan थीटा इंटू tan फाइव अपान tan फाइव माइनस tan थीटा, और ये आप ऊंचाई आप मीटर में लिख दीजिएगा, या चलिए इतना ही छोड़िए क्योंकि वहां पर यूनिट दी नहीं है। और ये हो गया आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। h बराबर a tan थीटा इंटू tan फाइव अपान tan फाइव माइनस tan थीटा। और ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है। ये है O केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं, तो सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ इज इक्वल टू 2 कोण OPQ। मैं इसका चित्र यहां पर बना देता हूं। जैसे यहां पर O कहा, ये वृत्त है, O वृत्त ये हो गया O केंद्र वाला कोई वृत्त। बाह्य बिंदु T से, तो यहां पर बाह्य बिंदु मैंने T लिखा, यहां से दो स्पर्श रेखाएं ऐसे खींच दी गई, ये स्पर्श रेखाएं दो खींच दी, T से TP खींची, इसको नाम दिया गया TQ।
सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू, पी टी क्यू ये वाला कोण ये होगा इज इक्वल टू 2 कोण पी ओ पी क्यू, क्योंकि यहां से इसको तुम मिला दें ऐसे ऐसे, और इसको मैं यहां से भी ऐसे मिला दूं, इसको भी ऐसे डॉटेड लाइन ऐसे मिला दूं, तो ये आपसे कहा गया है सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू, पी टी क्यू ये पूरा कोण है, ये पूरा पी टी क्यू बराबर 2 कोण, यहां पर ओ लिखा है ओ पी क्यू या ओ पी क्यू ऐसे कुछ है, ओ पी क्यू ये वाला कोण, ऐसे इस वाले कोण को दिखाना है ओ पी क्यू। ये आपको क्वेश्चन प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो वहां से मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन इसका दिया हुआ है अथवा में, ये देखिए क्वेश्चन प्रायिकता का है जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बॉक्स में 100 लाल इनकी लाल गेंदे हैं, लाल गेंदे हैं 100 यानी कि 100, पीली गेंदे हैं, पीली गेंदे हैं 200 और नीली गेंदे हैं 50 यानी कि 50। तो हम कह सकते हैं कि कुल गेंदों की संख्या कितनी है, तो कुल संख्या हो गई, कुल संख्या आप यहां पर जोड़ लीजिएगा तो 350 यानी कि 350 हो गई। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, जो पूछा है आपसे आ नंबर में कि गेंद नीली है उसकी प्रायिकता, तो नीली गेंद, गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, यहां पर होने की प्रायिकता कितनी होगी वो बताना है। तो देखो, देखिए नीली गेंदें हैं कितनी, नीली गेंदें तो 50 है, तो ये हो गई अनुकूल घटना। और टोटल कितनी घटना हो सकती है, 350 हो सकती है। आप 0 से 0 हटा दीजिएगा और ये हमारे पास बन जाएगा 5/35, काट दीजिएगा तो ये 1 और ये 7 हो जाएगा। तो ये 1/7 पहले पार्ट आ का आंसर हो गया, प्रायिकता हो गई 1/7। अब दूसरा है गेंद पीली नहीं है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं गेंद पीली नहीं है। पीली नहीं होने का मतलब, यानी मैं यहां बा पार्ट में लिखता हूं पीली गेंद, गेंद नहीं होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। अब इसके देखिए दो रूल है निकालने के, या तो हम ऐसे कहें पीली गेंद होने की प्रायिकता निकाल लीजिए और उसको 1 में से घटा दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। और यहां पर क्या करिए, पीली गेंद को ही हटा दीजिए, पीली गेंद नहीं है उसकी हमको प्रायिकता निकालनी, पीली के अलावा मतलब लाल और नीली गेंद होनी चाहिए। तो आप यहां पर ये टोटल ऊपर लिख देते हैं, ये 100 हो गया है और 50 हो गया है, यानी कि अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई, 150 हो गई। और टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ गया तो 350 हो गया। तो 150 बटे हो गया 350, ठीक है। तो काट दीजिएगा 5 या 15 और ये 7 बार आ जाएगा, तो यहां पर 3/7 ये आंसर आपको यहां से मालूम हो जाएगा, प्रायिकता निकल जाएगी। अब यहां पर लास्ट में है ना पीली गेंद है ना नीली गेंद है, तो यहां पर 7 नंबर में
प्रायिकता निकालनी है, ना पीली गेंद ना नीली गेंद की प्रायिकता। तो अब देखो ऐसे कह सकते हैं, पीली और नीली गेंद नहीं है, यानी कि लाल गेंद होनी चाहिए ना। तो हम यहाँ पर पीली गेंद नहीं हो ना नीली होनी चाहिए, तो पीला और नीला हटाइए, लाल हो जाएगा। तो 100 बटा ये हो जाएगा 350, जीरो इधर से कट जाएगा, यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो ये 2/7 हो जाएगा। तो 2/7 ये प्रायिकता निकल जाएगी और ये हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये तीनों आंसर आपको पता चल गए। पहले का आंसर आया 1/7, दूसरे का आंसर आया 3/7 और तीसरे का आंसर आया 2/7 और यही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर और यही है पूरे प्रश्न का राइट आंसर, जो कि ये 6 नंबर में पूछा गया था। तो इस तरह से मैंने एक प्री बोर्ड का मॉडल पेपर हल करा दिया है। थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, वीडियो लंबा हो गया है, तो इसको बीच बीच में स्किप ना करते हुए आप लोग विधिवत देखेंगे तो आपको इससे बेनिफिट जरूर मिलेगा। कैसा लगा ये आपको मेरा छोटा सा प्रयास, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।